अस्सलाम वालेकुम गाइस। मेरा नाम है अली और मैं अपने आपके चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से अल्हम्दुलिल्लाह एक बार फिर मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे सपोर्टर्स, मेरा सहारा और मुझे चाहने वाले दुनिया में जहाँ भी मौजूद हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और उनकी ज़िंदगी बेहतर गुजर रही है। तो अल्लाह ताला मेरे सब्सक्राइबर्स को, मेरे पार्ट एंड पार्सल्स को और मेरे चाहने वालों को इसी तरह खुश रखे। तो भाई बहुत शुक्रिया, आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं। तो इसी तरह कमेंट्स करते रहें और ख़ास तौर पे जिन लोगों ने आज ज्वाइन किया है, तो हमारे चैनल पे रोज़ाना पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात को 10 बजे हॉरर स्टोरीज़ जो है वो चलाई जाती हैं। तो इसको सब्सक्राइब कर लें और तमाम लोगों से गुजारिश कि प्लीज़ इसको लाइक कर दें। और अगर आप लोग अपनी कहानियाँ शेयर करना चाहते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एक स्टोरी बेस्ड चैनल है, तो ये जब भी चलेगा जब स्टोरी दूँगी, तो स्टोरीज़ भेजें। और कोई स्टोरी छोटी बड़ी खौफनाक, बहुत ज़्यादा खौफनाक नहीं होती, बस आप जो भी आपका किस्सा है उसको शेयर करें। प्रेजेंटेशन करना हमारा काम है, तो आप चाहें तो अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करें या लिख के भेज दें, कोई मसला नहीं है। इस स्टोरी के आखिर में व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे मौजूद होगा और आई रिस्पेक्ट कि आप लोग अपनी स्टोरीज़ को शेयर करें, तो आखिर में नंबर आएगा। इसके साथ साथ कुछ कमेंट्स हैं, जैसे कि हैदर भाई माशाल्लाह रेगुलर सपोर्टर हैं, शमीम अख्तर साहिबा, मुस्तफ़ा अली दार साहब, सामर भाई हैं हमारे हिंदुस्तान से, वेलकम बैक भाई। उबैद अहमद साहब हैं, उबैद फ़ज़ल साहब हैं और अदील भाई हैं, सलीम तिरमिज़ी हैं, मिस काशफा हैं, ख्वाजा बिलाल साहब हैं, बीमार है ख्वाजा बिलाल साहब, उनके लिए हम सब के लिए दुआ करें। अब्दुल अज़ीज़ साहब हैं, सनी भाई हैं और जमील साहब हैं, अतिया मसूद साहिबा हैं, उमैर भाई हैं, मिस गुल हैं, टीपू सुल्तान हैं, ज़ुबैर अली साहब हैं, सबा साहिबा हैं और इसके अलावा फ़रहान ख़ान साहब हैं। तो आप तमाम लोगों का, मिस हुमैरा और आप सब लोगों का शुक्रिया, उरूज साहिबा का भी शुक्रिया। तो इसी तरह सपोर्ट करें। और जहाँ तक आज की कहानी का ताल्लुक़ है, तो गाइस आपने देखा होगा कि कराची में जो कमर्शियल हब्स हैं, बहुत सारी जगहें हैं, लेकिन शाहरा फैसल एक ऐसी जगह है जो कि कराची का एक बहुत बड़ा कमर्शियल हब है और वहाँ पे 24/7 कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती हैं। दिन में बैंक्स, तिजारती इदारे मौजूद होते हैं, लेकिन जैसे दिन में होता है उसका 30% रात में भी हुआ करता है। तो शाहरा फैसल पे बहुत सारे कॉल सेंटर्स अब भी मौजूद हैं और ये जो कॉल सेंटर्स हैं यहाँ पे मुख्तलिफ़ कैंपेन्स चलती हैं। तो अब तो आप सुनते होंगे कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर हाउस, बड़ा आम सी बात है। लेकिन अगर आप 2007 की बात करें, 2007 और 8 की बात है, और मुझे अच्छी तरह याद है कि कॉल सेंटर्स का नया नया एकदम से रुझान आया था और कॉल सेंटर्स पे काम होना शुरू हुआ था। तो ये कहानी सलमान भाई की कहानी है और ये बताते हैं 2007 और 8 की उस वक्त की कहानी है कि जब हमारा एक नया कॉल सेंटर खुला था शाहरा फैसल पे। मैं एज़ मैनेजर काम किया करता था और यह हमारा 7th फ्लोर के ऊपर मौजूद था। तो शुरू में हमने जो सेटअप लगाया था वो 20 क्यूबिकल्स थे, यानी 20 कंप्यूटर्स थे और एक पूरे कमरे के अंदर मौजूद थे। उधर से निकल के एक मैनेजर का रूम था और उसके बराबर में CEO जो कि कभी कभी आते थे, वो बैठा करते थे। अच्छा, अगर आप इस कमरे से बाहर निकलें, यानी क्यूबिकल्स वाला जो रूम था उससे बाहर आएँ, तो एक इससे बड़ा कैफेटेरिया मौजूद था जहाँ पे पट्टी वगैरह भी लगी हुई थी और टाइम पास करने के लिए था या ज़रा रिफ़्रेश होने के लिए आप गेम वगैरह भी खेल सकते थे। तो ये बताते हैं कि ये जो ऑपरेशनल टाइम था ये था मतलब 5 दिन, पीर से लेके जुम्मे तक काम होता था और हफ्ता इतवार छुट्टी होती थी। क्योंकि हम लोग इंटरनेशनल मार्केट में काम कर रहे थे, तो हमारी जो टाइमिंग थी वो ऑड थी, यानी रात को 8-9 बजे हम लोग आते, 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक काम चलता। अब जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था और 2-3-4 महीने गुजरे तो तरक्की अच्छी हो चुकी थी और
अब मालिकान को लग रहा था कि सैटरडे को भी मैनेजर को कम से कम आना चाहिए। मैं इसके ख़िलाफ़ था, लेकिन बहरहाल क्योंकि मेरी नौकरी थी और अच्छी हैंडसम सैलरी थी, तो मैंने सोचा कि जब तक मामला चल रहा है तो चलाते हैं। खैर, एक दिन मुझे सैटरडे को आना पड़ा और मैं रात को तकरीबन 10:30-11 बजे ऑफ़िस आया। और मेरा टास्क ये था कि हफ़्ते भर में जो भी सेल्स हुई है या जो भी डाटा वगैरह उसको गैदर करके एक रिपोर्ट बनाऊँ ताकि आज का दिन यूटिलाइज़ हो सके। अब मेरा ये ख्याल था कि मैं जो भी काम है उसको 2-3 घंटे में, 4 घंटे में समेट के 2-3 बजे तक यहाँ से वापस रवाना हो जाऊँगा। लेकिन जब मैं काम करने के लिए बैठा तो पता ही नहीं चला कि कब रात के तकरीबन 1:45-2 बजे का टाइम हो गया। और जब 2 बजे का टाइम हुआ तो एग्जैक्टली 2 बजे मेरा जो रूम था, यानी मैनेजर का रूम था, उसका डोर खुला हुआ था, सामने क्यूबिकल्स लगे हुए थे और उसके बाद का जो डोर था वो भी खुला हुआ था जहाँ पे कैफ़ेटेरिया मौजूद था। तो कैफ़ेटेरिया की लाइट एकदम से खुद ब खुद खुली और 10 सेकंड के अंदर अंदर खुद ब खुद बंद हो गई। अब ना ही यहाँ पे कोई चौकीदार था, ना ही कोई टी बॉय था। दिन में होते, मतलब ऑफिस आवर्स में होते थे, लेकिन सैटरडे संडे को छुट्टी होती थी। अब लाइट खुल के जब बंद हुई तो एक लम्हे के लिए मुझे अजीब सा लगा कि यार मतलब कोई है वहाँ पे। लेकिन मैं, सच्ची बात है कि हिम्मत नहीं कर पा रहा था, तो मैं 5-7 मिनट तक ऐसे ही बैठा रहा और मैं वेट कर रहा था कि दोबारा खुलती है तो फिर उठना पड़ेगा। लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि तकरीबन 2:15-2:20 तक दोबारा से ना कोई लाइट ब्लिंक हुई, ना कोई ऐसा मसला हुआ। लेकिन 2:20 या 25 के दरमियान ये जो आखिरी वाला क्यूबिकल था, जो कि मेरे राइट साइड पे आखिरी क्यूबिकल लगा हुआ था, तो एकदम से उस क्यूबिकल की लाइट्स ऑन हुई। अच्छा, अब जैसे ही वहाँ की लाइट्स ऑन हुई तो लाइट ऑन होने पे मुझे ऐसा लगा जैसे कोई सामने बैठा हुआ है। लेकिन अजीब बात ये थी कि कोई बैठा हुआ नहीं था, लेकिन ऐसा शेड पड़ रहा था जैसे कोई बैठा हुआ है और कंप्यूटर को यूज़ कर रहा है। अब मैं थोड़ा सा अलर्ट हुआ कि यार ये कैसे हो सकता है। लेकिन फिर भी वो इलेक्ट्रॉनिकल आइटम्स, हो सकता है मे बी कोई बटन स्विच खुद ब खुद ऑन हो, ऑफ हो गया हो, किसी भी वजह से ऐसा हुआ हो। 10 चीज़ें, 10 बहाने थे जो उस वक्त मैं अपने आप को पेश कर सकता था। और मुझे यकीन था कि ये कोई ना कोई मेल फंक्शन है। अब मैंने दोबारा से अपना जो कंप्यूटर था उस पर काम करना शुरू किया और अब मेरी जो स्पीड थी वो बढ़ चुकी थी। अब मैंने डिसाइड कर लिया था कि भाई इस काम को रैप अप करना है और यहाँ से निकलना है, क्योंकि अगर मैं रैप अप नहीं करूँ और ऐसे ही निकल जाऊँ तो जो मंडे को रिपोर्ट करना था या जो बॉस को बताना था वो पूछता मुझसे कि तुम आए और तुमने काम भी नहीं किया। तो ये सब चीज़ें मेरे जहन में चल रही थी कि इसी दौरानिए में तकरीबन 2:40 या 3 बजे का टाइम होगा, तो ये जो दरवाज़ा था जो कि कंप्यूटर रूम के आखिर में मौजूद था, जो कि एक लकड़ी का दरवाज़ा था, ये ऐसे करके दरवाज़ा हल्के हल्के करके खुलना शुरू हुआ। खुला हुआ तो था, यानी कि ऐसा हुआ कि जैसे मूव कर रहा है। और वही एक टिपिकल आवाज़, जैसे कि लकड़ी की आवाज़ होती है जब दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता किसी सुनसान वीरान जगह पे खुला करता है, तो वैसे ही आवाज़ थी। और एक अजीब सी आवाज़ ऐसे करके बढ़ती चली जा रही थी। शुरू में ऐसा लग रहा था जैसे हवा के ज़ोर पे दरवाज़ा इस तरफ आ रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके देखते ही देखते ये दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। अब जब यह दरवाज़ा बंद हुआ तो अब यकीनन मेरे औसान ख़त्म हो चुके थे और मुझे लग रहा था कि ये हुआ नहीं है, ये किया जा रहा है। अब मैं बेबस बैठा हूँ और मैं ऐसे करके सामने देख रहा हूँ कि अल्लाह खैर कर दे, क्या चक्कर है। इसी दौरानिए में ये जो क्यूबिकल की लाइट ऑन हुई थी ये बंद हुई और इससे जो 2 सिस्टम पहले कंप्यूटर लगा हुआ था उसकी लाइट ऑन हुई। और जब उसकी लाइट ऑन हुई तो उसके सामने बाकायदा एक लड़की बैठी हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो कीबोर्ड पे कोई काम कर रही हो और कीबोर्ड को प्रेस करने की जो आवाज़ थी
मुझे अपने कानों में सुनाई दे रही थी। बड़े इत्मीनान से वो सिस्टम के सामने बैठी हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ही कोई, उसका जो चेहरा है वो जगह जगह से उस पर कट्स लगे हुए हैं, ऐसे करके उसके बाल यहाँ तक मौजूद थे, चेहरे पे ऐसे ऐसे कट्स लगे हुए थे जैसे कि ज़ख़म मौजूद हो। उसका जो फोकस था स्क्रीन की तरफ था और उसको मुझसे कोई सरोकार नहीं था कि मैं बैठा हुआ हूँ या नहीं बैठा हुआ। अब जब मैंने ये मंज़र देखा, अब एज्यूम करें, अल्लाह ना करे अगर आपके साथ ऐसा हो कि आप ऑफिस में मौजूद हो और एकदम से कंप्यूटर की लाइट खुले और सामने एक लड़की बैठी हुई हो और वो भी ज़ख्मी ही, ऐसा लगे जैसे ज़ख्मी हालत में है या उसके चेहरे पे कट्स मौजूद हैं। अब अल्टीमेटली एकदम से मतलब मेरे मुंह से फिर वो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ये मैंने पढ़ना शुरू किया। और जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो एक लम्हे के लिए मतलब ऐसा लगा जैसे उसको नागवार गुजरा है। उसने अपना चेहरा ऐसे करके एग्जैक्टली मेरे सामने यानी मेरी तरफ देखा। जब उसका चेहरा मेरे चेहरे के सामने मौजूद था तो आप यकीन करें कि उसके चेहरे पे जो आंखें मौजूद थीं, उसकी जो आई बॉल्स थी ये मुकम्मल तौर पे सफ़ेद थीं। यानी आप ये कह लें कि उसकी आंखें मुकम्मल तौर पे ऊपर चढ़ चुकी थीं। अब मेरे सामने खौफनाक चेहरा मौजूद था जिसकी आंखें भी इस तरह से थीं और जो भी मेरे जहन में आ रहा, जो भी मेरी ज़बान पे आ रहा, मैं अल्लाह का नाम लेके पढ़ता चला जा रहा हूँ। फिर मैंने आखिर में आंखें बंद की और मैं पढ़ना मतलब जो मेरा था वो तकरीबन 5 या 10 मिनट तक चलता रहा। मुझे पता था कि मैं एक ऐसी जगह मौजूद हूँ कि अगर मुझे बाहर भी निकलना है तो इस रूम से निकल के इन क्यूबिकल्स के सामने से गुज़रना है, फिर बाहर जो कैफ़ेटेरिया है वहाँ से गुज़रना है और ये सब क्रॉस करने के बाद दरवाज़ा आएगा तो उस दरवाजे से निकल के फिर मैं बाहर निकलूँगा। खैर कुछ देर के बाद जब मैंने आंखें खोली तो वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था, लेकिन स्ट्रेंजली जितने भी क्यूबिकल्स थे उनमें तकरीबन आधे जो सिस्टम्स थे उनकी लाइट्स खुली हुई थी, यानी कि उनका जो मॉनिटर था वो ऑन था। अब मैं बैठा हुआ हूँ और मैं फ़ैसला कर चुका हूँ कि अब मुझे यहाँ पे नहीं रुकना है, काम वाम सब भाड़ में जाए, मुझे यहाँ से निकलना है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं सीट पे बैठा हूँ कि सीट पे किसी ने मुझे यहाँ से पकड़ा हुआ है। मैं मूव करना चाह रहा हूँ, मैं ऊपर नहीं हो पा रहा, मैं हिल रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ लेकिन उठ नहीं पा रहा। इसी दौरानी में मुझे ये जो कैफ़ेटेरिया वाली साइड थी उस साइड से एकदम से पायल और घुंघरूओं की आवाज़ आना शुरू हुई, जैसे कि कोई वहाँ पे मौजूद है और बहुत ही धीमे धीमे अंदाज में इस पूरे कैफ़ेटेरिया के अंदर चक्का लगा रहा है, जैसे कि छन छन ऐसे करके आवाज़ मुझे अपने कानों में सुनाई दे रही थी। अब मेरी जो हालत थी, मुझे लग रहा था कि बस किसी भी वक्त मेरा दिल बंद हो जाएगा और मैं बस गया, मेरी जान गई। लेकिन एक लास्ट ट्राई वही, मैंने फिर आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की और आंखें बंद कर ली। पहली दफ़ा, दूसरी दफ़ा और फिर तीसरी दफ़ा। जब मैंने 3 दफ़ा आयतल कुर्सी पढ़ ली उसके बाद आंखें खुली तो वो आवाज़ें भी ख़त्म हो चुकी थी और मुझे अपने अंदर एक पावर सी महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनजानी सी ताकत है जो मेरे जिस्म में समा चुकी है और मैं बस खड़ा हुआ हूँ, मेरा कंप्यूटर ऑन है, मेरा खाना वगैरह रखा हुआ है और जो मोबाइल उस दौर के हिसाब से मौजूद था मेरे पास, वो मोबाइल मैंने उठाया है। वो उठा के मैं भागता हुआ जैसे तैसे करके बाहर आया हूँ, यानी मैं उस क्यूबिकल वाले रूम के अंदर आया हूँ। अब जब मैं क्यूबिकल वाले रूम के अंदर आया हूँ और वहाँ से मैं बाहर निकलना चाहता हूँ, यानी मैं कैफ़ेटेरिया की तरफ जाना चाहता हूँ, तो जहाँ से मैं उठा हूँ मुझे वहाँ से किसी ने मेरा नाम लेके पुकारा।
और ये जो आवाज़ थी, ये ज़नाना आवाज़ थी, यानी एक फ़ीमेल वॉइस थी, और किसी ने बाकायदा कुछ इस प्यार से मेरा नाम पुकारा था जैसे बड़ी मानूस सी आवाज़ हो, और इस आवाज़ को मैं पहले सुन चुका हूँ। हालांकि मुझे पता था कि जब कोई इस तरह के माहौल में, इस तरह के अंधेरे में, वीराने में अगर कोई आपका नाम लेके आपको पुकारे तो आपको पलट के नहीं देखना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, बस वो कहते हैं ना कि इंसान की जब किस्मत ख़राब होती है, जब मैंने पलट के पीछे उस रूम की तरफ देखा जहाँ मैं बैठा हुआ था, तो मेरी सीट के बिल्कुल पीछे वही लड़की खड़ी हुई थी, वैसे ही जले हुए कटे हुए चेहरे के साथ, वैसे ही उसकी आंखें उस चेयर के बिल्कुल एग्जैक्टली पीछे खड़ी हुई थी, यानी कि जहाँ मैं बैठा हुआ था वो मेरे पीछे ही मौजूद थी। अब वहाँ से मैं बाहर कैफ़ेटेरिया की तरफ आया हूँ, और कैफ़ेटेरिया से बस गिरता पड़ता जब मैं दरवाज़े के पास पहुँचा और मैंने दरवाज़ा बाहर निकल के जब बंद किया है, तो सामने जो बिल्डिंग का एक ओवरऑल चौकीदार था, हमारा नहीं था वो स्पेसिफिकली, वो पूरी बिल्डिंग का ही चौकीदार था, तो वो चौकीदार उतरता हुआ जा रहा है सीढ़ियों से। तो उस बेचारे ने जब मेरी हालत देखी और तब मेरी सांस फूली हुई देखी, तो वो कहने लगा कि साहब सब खैरियत तो है। अब मेरे औसान ख़त्म है, मैं उसको इशारा कर रहा हूँ कि भाई रुक जा, मैं तेरे साथ चलूँगा ना, ऐसे ऐसे करके मैं इशारा कर रहा हूँ, मेरी आवाज़ नहीं निकल रही। खैर मैं भी कुछ बोला, कुछ वो भी आया, उसने बेचारे ने मेरे हाथ वाथ थामा और बोलने लगा सब खैरियत है सर। मैंने कहा मुझे नीचे लेके चलो, ऐसे ऐसे करके मैंने उसको बोला। वो बेचारा मुझे सीढ़ियों के रास्ते नीचे लेके गया, और जहाँ पे वो बैठता था, यानी जहाँ उसका रूम मौजूद था, वहाँ ले जाके बिठा दिया। मेरा ख्याल है कि मैं आधे घंटे तक वहाँ पे बैठा रहा। इस दौरानिए में मुझे पूरे जिस्म में दर्द महसूस हो रहा था। मेरा जिस्म जो है तपना शुरू हो चुका था, और मुझे पता था कि मुझे बुखार हो चुका है। तो खैर कुछ देर बाद जब मैंने कुछ बोलने के काबिल हुआ तो उसको बताया कि भाई ऐसे ऐसे हुआ है। तो कहने लगा कि साहब आप लोग तो कॉल सेंटर अभी से चलाने लगे हो, मतलब ज़्यादा अरसा नहीं हुआ आपको। ये आपका जो कॉल सेंटर था, इससे पहले भी यहाँ पे जो ऑफिस मौजूद था, जो लोग काम करते थे, वो क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स का काम करते थे। तो उनका तो काम ही दिन का था, लेकिन वो बता देंगे अगर कभी मगरिब के बाद या 8-9 बजे तक भी अगर रुकना हो जाता, तो इसी तरह एक लड़की उनको दिखाई दिया करती थी। तो ये शारे फैसल की जो बिल्डिंग है, स्पेसिफिकली अभी मैं नाम मेंशन नहीं कर सकता, जिस बिल्डिंग की ये बात कर रहे हैं, डेफिनेटली एक मशहूर बिल्डिंग है और ये नर्सरी के करीब मौजूद है। इसी तरह अगर आप गैस तब आप देखें कि गोरा कब्रिस्तान के सामने एक बहुत मशहूर टावर है, मैं नाम नहीं ले रहा, तो उस टावर के बारे में भी 13 फ्लोर के बारे में इस तरह की बहुत सी कहानियाँ मशहूर हैं। कहा जाता है कि वो भी हाउंटेड है, वहाँ पे भी किसी लड़की ने कूद के ख़ुदकुशी की थी। बहुत सारी इस तरह की मिथ्स हैं। तो अगर आप में से कोई शारे फैसल पे या कॉल सेंटर में या किसी ऐसे ऑफिस में जॉब करता है जहाँ पे इस तरह के किस्से, इस तरह की कहानियाँ पेश आती हैं, तो स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर मौजूद है। अपने इस भाई के चैनल पे स्पेसिफ़िकली ख़ास तौर पे मेरे लिए इस रिकॉर्डिंग को भेजें। और अगर अब में से मतलब किसी ने भी अभी तक लाइक नहीं किया और सब्सक्राइब नहीं किया, तो लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर लें, इस चैनल को सपोर्ट करें। मुझे यकीन है कि हम जिस डायमेंशन में काम कर रहे हैं और जिस तरह काम कर रहे हैं, हर मुश्किल के बाद आसानी का वादा है अल्लाह ताला की तरफ से। तो मुश्किल तो अभी भी नहीं है, इंशाल्लाह खुश हैं, लेकिन और खुशियाँ मिलेंगी इंशाल्लाह, और अच्छा होगा। तो भाई सपोर्ट करते रहें। भाई का चैनल है आपके, और मेरा स्टाइल कुछ ऐसी है भाई, तो सपोर्ट के साथ साथ मोहब्बत चाहिए, आपकी दुआएं चाहिए। जब भी आप अपने लिए दुआ करें तो मेरे लिए भी दुआ करें, क्योंकि मैं भी आपकी फैमिली का हिस्सा हूँ। एक यूट्यूब एक ऐसी फैमिली है जिससे हम जुड़े हुए हैं। तो अगली अपलोड तक के लिए और अगली एपिसोड तक के लिए जुड़े रहिए, कनेक्टेड रहिए, इंतज़ार कीजिए और अपनी कहानियों को शेयर करें।
अगली अपलोड तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत करे, हमें हर बीमारी, दुख, गम, तकलीफ़ से बचाए और तमाम बीमारों को सेहत दे। अल्लाह हाफ़िज़।